नेक्स्ट टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी और इस पार्ट में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को कंसिडर करेंगे जो नीट के एग्जाम से रिलेटेड हो या उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स वर्ड यूज करते ही हम लोग ध्यान में आता है कि केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी है जो आप केमिस्ट्री में करते हैं, वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो नॉन लिविंग है हमारे सराउंडिंग्स में और फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, क्या इन सभी में पाए जाने वाले सभी बेसिक एलिमेंट्स एक ही हैं? तो इसका आंसर है यस। जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी जो है वो वही नॉन लिविंग पाए जा रहे हैं और वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जा रहे हैं। फर्क इतना आ जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन लिविंग वो ज़्यादा है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नॉन लिविंग के कंपैरिजन में रिलेटिवली कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाता है डेफिनेटली। बायोमॉलिक्यूल्स को एक और डेफिनेशन आगे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन और जो उसके कंपाउंड्स है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑब्टेन कर रहे हैं उनको भी कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उन डिफरेंट टाइप्स के बायोमॉलिक्यूल्स को उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैटेगराइज करना और उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करना, ये एम है हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। उन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्या पॉइंट्स हैं वो देखिएगा। एक लिविंग टिश्यू लेना है, जैसे लीवर का एक पार्ट लिया आपने, उसको क्रश किया। क्रश करने के लिए क्या यूज करना है? मोर्टार एंड पेसल। हिंदी में बोलिए तो उसको खलमूसल। ये डेली लाइफ में यूज किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो किचन में अक्सर यूज होता है। तो मोर्टार और पेसल की हेल्प से क्या करेंगे? हम लीवर को क्रश कर लेंगे स्मॉल पार्ट में और उसको फिर मिक्स करेंगे माइल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक एसिड जो है तो माइल्ड होते हैं नेचर में, और जो एसिड का एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में वो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और इसके साथ उसको मिक्स करेंगे जो लीवर के पार्ट को आपने क्रश किया है। उसके बाद फिर उसको चीज को यूज करके या कॉटन को यूज करके फिल्टर करेंगे। फिल्टर जब करेंगे तो उसमें आपको दो फ्रैक्शंस मिलेंगे जब आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। उसमें से एक होगा जो इन फिल्टर, जो भी फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो चीज का हो चाहे वो कॉटन का हो, उसके पोर्ट्स को क्रॉस करके दूसरे साइड में चला जाएगा। और कुछ होगा जो पोर्ट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ऑब्वियसली उसके साइज के बेसिस पर होगा। जो छोटे साइज के होंगे वो उसको क्रॉस करके निकल जाएंगे और जो छोटे साइज के नहीं होंगे वो ऊपर ही रुक जाएंगे। जो क्रॉस करके निकल गए उसको आपने कहा फिल्ट्रेट और एसिड सॉल्युबल पूल और माइक्रोमोलिक्यूल। एक क्राइटेरिया इसका सेट कर दिया गया है 18 to 800 डाल्टन। वेट के बेसिस पर 18 to 800 डाल्टन इनका वेट है और ये फिल्टर हो जा रहा है। जो भी फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, फिल्टरिंग एजेंट जो है हमारा, जो फिल्टर पेपर है उसके थ्रू क्या हो जा रहा है? ये फिल्टर होकर निकल जा रहे हैं। और उसके अंदर क्या मिलता है हमको? अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमको मिलते हैं फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल या उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल। और ये उनके वेट के बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा है 18 to 800 डाल्टन। इस रेंज में इनका वेट होता है। दूसरा जो पार्ट है जो फिल्टर नहीं हो पाया उसको हम बोलते हैं रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल और मैक्रोमोलिक्यूल। 10,000 डाल्टन और उससे ज्यादा वेट वाले जो कंपाउंड हैं वो फिल्ट्रेशन पोर को क्रॉस नहीं कर पाते और वो रुक जाते हैं। 4 इसके मेजर टाइप्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के। प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये 4 हैं। एंजाइम्स का डिस्क्रिप्शन हम लोग को अलग से डिस्कस करना है। हालांकि हम लोग को मालूम है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो प्रोटीन का एक एग्जांपल हो जाता है एंजाइम। इसलिए ये बोला जा रहा है कि 4 बेसिक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करनी है हमको, या 4 बेसिक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स हमको रिटेंटेट में मिलते हैं। प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर देखिए जो लिपिड है ये एक एक्सेप्शनल मैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर किया जाता है क्योंकि वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं पर भी मैक्रोमोलिक्यूल के पास नहीं होता। ये बाय वेट लिपिड जो है
बाय वेट वो माइक्रोमोलिक्यूल के कैटेगरी में आता है, लेकिन अपने केमिकल नेचर की वजह से क्या होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल के साथ मिलता है। तो अपने प्रेजेंस की वजह से इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल के कैटेगरी में रख लेते हैं। और याद रखिए एनसीईआरटी में भी इसी तरह से क्लासिफाई किया गया है कि अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, ये सभी कंपोनेंट्स क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल हैं। और प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सभी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये दो बेसिक पार्ट में डिवाइड किया गया एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। देखिए जब भी कोई टिश्यू हम लेते हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी करने के लिए, तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमको बताए जाते हैं। तो कोई भी टिश्यू जब आप ले रहे हैं, टिश्यू लिविंग टिश्यू ले रहे हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, मॉइस्चर अभी उसमें पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट, या उसको हम बोलते हैं वेट वेट, फ्रेश वेट या वेट वेट। उसका मॉइस्चर कंटेंट उसमें रिमेनिंग है, पाया जा रहा है। फिर मॉइस्चर कंटेंट को हमने क्या किया, ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद जो मिला विदाउट मॉइस्चर, उसको कहा हम लोगों ने ड्राई वेट। और ड्राई वेट को जब बर्न कर दिया, जला दिया सिंपली, तो उसका जो कंपोनेंट था, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट था, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के रूप में क्या हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। और बचा क्या पीछे, ऐश बच गई, राख बच गई। और आफ्टर बर्निंग जो बचा ऐश, और उसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो अगर हम सिर्फ ड्राई वेट ले रहे हैं या वेट वेट ले रहे हैं, तो उसमें हमको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम ड्राई वेट को ऑब्टेन करने के बाद जब उसको बर्न कर दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ऐश, और उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट होंगे। फर्दर इसको प्रॉपर्ली स्टडी अगर करना है हम लोग को, तो हम लोग 6 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड्स है, एंजाइम्स है। ये तो स्टडी में कन्वीनियंस के लिए एक क्लासिफिकेशन कर लिया गया, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। लेकिन नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये फ्लो चार्ट याद रखना है, तो इससे हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा दिमाग में बनी रहेगी कि बायोमोलिक्यूल्स को हमको किस सीक्वेंस में लेकर जाना है। तो ये सीक्वेंस ध्यान, ये फ्लो चार्ट पे जरूर ध्यान दीजिए, ये सीक्वेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और सीक्वेंस अगर याद रहेगा तो फिर सारे पॉइंट्स हमको याद आते चले जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अमीनो एसिड्स। देखिए अमीनो एसिड्स जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल के रूप में कैटेगराइज किए जाते हैं, और वो होते क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए जो छोटे छोटे यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कार्बन कंटेनिंग कंपोनेंट्स। और इनको अगर सिंपलेस्ट वे में अगर डिफाइन करना हो अमीनो एसिड्स को, तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। यानी कि कार्बन की जो वैलेंसीज हैं, कार्बन के जो 4 वैलेंसीज हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट से क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर सभी वैलेंसीज, सभी जो मैक्सिमम जो 4 वैलेंसीज है कार्बन की, अगर वो सभी केवल हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, CH4 जिसको आप बोलते हैं मीथेन, तो वहां पर सभी हाइड्रोजन ही नहीं है बल्कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, डिफाइन क्या किया जा रहा है अमीनो एसिड्स को, एज अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये एक वर्ड, एक स्टेटमेंट, इसके बारे में इसका डेफिनेशन जो है एक लाइन में आप बता सकते हैं सिंपलेस्ट वे में। फर्दर देखें, इसमें एक सेंट्रल कार्बन और उस कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यानी कि एक बेसिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और एक एसिडिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए और बेसिक ग्रुप के रूप में क्या है, अमीनो ग्रुप, और एसिडिक ग्रुप के रूप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक बेसिक ग्रुप है अमीनो और एक एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स का नाम क्या रखा गया है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। और ये एक ही जो है सेंट्रल कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, और इस सेंट्रल कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये सेंटर जो कार्बन एटम है, जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कंपोनेंट से सेटिस्फाई हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं,
अल्फा कार्बन जिसके साथ अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है जिसको हम अल्किल ग्रुप भी बोलते हैं और ये वेरिएबल होता है। और इस वेरिएबल आर ग्रुप का इस अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा असर होता है। अगर ये बेसिक नेचर का हो जाए तो एक बेसिक अमाइनो ग्रुप है, एक बेसिक आर ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाए तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर और एडिशनल एसिडिक ग्रुप आ जाए तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड का एसिडिक हो जाएगा। फर्दर ये जो अमाइनो एसिड है ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं एक सेंट्रल कार्बन एटम अल्फा कार्बन, एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक आर ग्रुप है अल्किल ग्रुप जिसका नेचर क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के और प्रोटीन बनाने में जो यूज होते हैं अमाइनो एसिड उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। तो ये जो प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स हैं नेचर में वो टोटल कितने टाइप के हैं, 20 टाइप्स के। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स, यानी कि वो अमाइनो एसिड्स जो कि डिफरेंट प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन 20 टाइप्स को कोडेड अमाइनो एसिड भी कहा जाता है, जो कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के फॉर्म में जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ नॉन कोडेड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन साइकिल में जो यूरिया फॉर्मेशन के टाइम पर पार्टिसिपेट करता है तो वो नॉन कोडेड है। वो हमारे बॉडी में किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कोई प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आर ग्रुप का नेचर चेंज होगा तो अमाइनो एसिड का नेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए गए हैं। अगर आर ग्रुप क्या हो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन, ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अगर आर ग्रुप मीथेन से मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, या आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको बोलेंगे एलानिन, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, सेरीन। तो यहाँ पर देखिए ये आर ग्रुप का नेचर है जो अमाइनो एसिड के नेचर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और उसी बेसिस पर अमाइनो एसिड के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। जैसे एसिडिक अमाइनो एसिड, यानी कि आर ग्रुप अगर एसिडिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जांपल क्या हो गया उसका है, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक नेचर लाइसिन। न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, यानी कि आर ग्रुप न तो एसिडिक है न तो बेसिक है। जैसे यहाँ पर क्या दिया, वाइलिन एग्जांपल दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी का देखिए यहाँ पर टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बताया गया है। वो 20 टाइप्स पूरा याद करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है उन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है। तो एसिडिक में एग्जांपल दिया गया है ग्लूटामिक एसिड का, बेसिक में एग्जांपल दिया गया है लाइसिन का और न्यूट्रल अमाइनो एसिड में एग्जांपल दिया गया है वाइलिन का। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई अमाइनो एसिड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन की गई है वो है अमाइनो एसिड्स का आयोनाइजेबल नेचर। आयोनाइजेबल नेचर में एक्सप्लेन करने के लिए देखिए 3 तरह के स्ट्रक्चर दिए गए हैं अमाइनो एसिड्स के। पहला, उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैटायन बोल सकते हैं। दूसरा, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर का मतलब होता है बोथ या एम्फी। ज्विटर का मतलब क्या होता है, बोथ या मिडिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा कि बॉडी फ्लूइड का वो पीएच, वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर कि अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस पर्टिकुलर पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। फर्दर तीसरा इसका फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल फॉर्म है, यहाँ पर एडिशनल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो ये एक इसका हो गया, ये कैटायनिक फॉर्म हो गया, एक ज्विटर आयन वाला फॉर्म हो गया, और एक तीसरा कौन सा हो गया, आयनाइनिक फॉर्म हो गया, जिसमें कि हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जहां पर दोनों चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और ये जो आयोनाइजेबल नेचर है अमाइनो एसिड का,
इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि ये बॉडी फ्लूइड के पीएच को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। और वो पीएच जिस पर के ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है उस पीएच को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। एनसीईआरटी में 3 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एक ग्लाइसिन का जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आर ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एलानिन का जिसमें हम देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप से रिप्रेजेंट हो रहा है आर ग्रुप, और सेरीन का जिसमें कि आर ग्रुप जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है हाइड्रोक्सी मिथाइल से CH2OH यहाँ पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अमीनो एसिड का एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसको कि आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है।